जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी, वो कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, माताएं बहनें सुरक्षित रहें। लेकिन 1947 में इतना हुआ, गोरे अंग्रेज चले गए और उसके बाद ये काले अंग्रेज हमारे सिर पे आके बैठ गए। और पिछले 70 सालों में इन काले अंग्रेजों ने देश की जनता का खून चूसने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा, सपा, बसपा, आप, बाप, बेटा, भतीजा, कोई भी पार्टी हो इनको सिर्फ एक बात से मतलब है, अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। 90 साल हो गए उनकी शहादत को, राजगुरु सुखदेव, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन भी वो युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। एक बार कहलवाए, 1 लाख बार कहलवाए, 1 करोड़ बार कहलवाए, या तो आंदोलन जीत के वापस आएंगे या अपनी कुर्बानी दे के वापस आएंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जिन 7 लाख से अधिक शहीदों ने कुर्बानी दी थी, मैं निश्चित तौर पे ये बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आज उनकी आत्माएं ऊपर बैठी हुई रो रही होंगी। रावण अधिक बलशाली था, रावण अधिक बुद्धिमान था, रावण के पास अधिक संपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद रावण की हार हुई क्योंकि रावण में घमंड था। घमंड तो बड़े बड़े तानाशाहों का नहीं बचा, घमंड तो उनका भी चूर चूर हुआ। तो मोदी सरकार का घमंड क्या चीज है? हम सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से कि जब किसी का विनाश होना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो हमें लगता है बीजेपी आरएसएस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विनाश बहुत नजदीक आ रहा है। हरियाणा और पंजाब के कलाकारों का बहुत धन्यवाद दी हूं। हमने तो खड़ा किया आंदोलन, हमारे किसान नेताओं ने खड़ा किया आंदोलन, लेकिन उसको जन आंदोलन बनाया कलाकार भाइयों ने। अब हमें इस बात का विश्वास हो गया कि कम से कम अगले 100 सालों तक कोई भी राजनीतिक लुटेरा यदि समाज को लूटने का प्रयास करेगा तो ये समाज उसका निश्चित तौर पे बढ़िया वाला इलाज करेगा। संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, गायक भी पहुंचे तो हरियाणे तो भी किसान जथेबंदियां पहुंची। अभिमन्यू कुहाड़ जी पहुंचे ने, किसान आगू है हरियाणे तो गल करते हैं। अभिमन्यू जी किवें देखते हो, अज शहीद भगत सिंह का दिहाड़ा भी है तो लगातार जिहड़ी हैगी है एक आज़ादी कह सकते कि काले कानूनों के खिलाफ जिस तरह अंग्रेज़ों के नाल लड़िया सी ते अज भी एक जिहड़ी हैगी सरकार के खिलाफ लड़ना पै रहा, किवें देखते हो? देखो, जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी, वो कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो, नौजवानों के हाथ में रोजगार हो, माताएं बहनें सुरक्षित रहें। जिनके लिए कानून बनाए जाएं पहले उनसे सलाह ली जाए, उनसे पूछ के बनाए जाएं। सभी लोग जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठ के एकजुट होकर रहें, इसलिए उन्होंने शहादत दी थी। लेकिन 1947 में इतना हुआ, गोरे अंग्रेज चले गए और उसके बाद ये काले अंग्रेज हमारे सिर पे आके बैठ गए। और पिछले 70 सालों में इन काले अंग्रेजों ने देश की जनता का खून चूसने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा, सपा, बसपा, आप, बाप, बेटा, भतीजा, कोई भी पार्टी हो इनको सिर्फ एक बात से मतलब है, अपनी कुर्सी कैसे बचानी है। और आज देखिए, शहीद आजम भगत सिंह पूरे हिंदुस्तान में वो नाम है जिनके लिए नौजवान सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक मात्रा में इकट्ठे होते हैं। आज पूरे देश में ऐसी पंचायतें हुई हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पे हजारों लाखों नौजवान हैं। 90 साल हो गए उनकी शहादत को, राजगुरु सुखदेव, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को, लेकिन उसके बावजूद आज के दिन भी वो युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। सरकार यदि ये सोचती है कि ये किसान थक जाएगा, फसल कटाई के समय घर चला जाएगा, तो ये सरकार की गलतफहमी है। और जिस तरीके से पहले हमने सरकारी गलतफहमियों का इलाज किया, सरकार की इस गलतफहमी का भी इलाज करेंगे। सरकार एक बात समझ ले, 1 बार कहलवाए, 1 लाख बार कहलवाए, 1 करोड़ बार कहलवाए, या तो आंदोलन जीत के वापस आएंगे या अपनी कुर्बानी दे के वापस आएंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और सरकार जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएगी, सरकार के लिए भी बढ़िया रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अभिमन्यू जी की मानते हो, जिस तरह का सपने सजाए सी शहीद भगत सिंह ने शहादत दी सी, कि अज उन्होंने सपनियां का जिहड़ा हैगा देश है? बिल्कुल नहीं है।
और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, जिन 7 लाख से अधिक शहीदों ने कुर्बानी दी थी, मैं निश्चित तौर पे ये बात बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आज उनकी आत्माएं ऊपर बैठी हुई रो रही होंगी। उन्होंने ऐसा मुल्क बनाने के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। जो उनके सपने थे, उनके सपनों का जो भारत था, वो पिछले 70 साल में बिल्कुल नहीं बना। और अपने शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए ही हमारे जैसे नौजवान आज सड़कों पे निकले हुए हैं। और हमारी जिम्मेदारी है ये कि उन शहीदों के सपने का भारत हम बनाएंगे। उन्होंने देखा था कि भाई कोई भारत में कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए, ये उनका सपना था। कोई धर्म जाति के नाम पे लड़ाई ना करे, ये उनका सपना था। हर किसी के हाथ में रोजगार हो, ये उनका सपना था। लेकिन आज उससे बिल्कुल उलट हो रहा है। अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे जैसे नौजवानों और बुजुर्गों की है और उसको हम पूरा करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬਣਨ ਦੇਣਗੀਆਂ? देखो, भगवान राम और रावण की लड़ाई हुई। रावण अधिक बलशाली था, रावण अधिक बुद्धिमान था, रावण के पास अधिक संपत्ति थी, लेकिन उसके बावजूद रावण की हार हुई क्योंकि रावण में घमंड था। घमंड तो बड़े बड़े तानाशाहों का नहीं बचा, घमंड तो उनका भी चूर चूर हुआ। तो मोदी सरकार का घमंड क्या चीज़ है? आज ये सरकार घमंड में है। और जब उन 12 दौर की बैठकों में हमने भाग लिया तो हम एक बात तो समझ गए कि ये बात तो मोदी सरकार के मंत्री और अधिकारी भी अंदर से जानते हैं कि ये कानून गलत बना दिए गए और एमएसपी गारंटी कानून इनको देना चाहिए। लेकिन अब सरकार इसे अपनी मूंछों की लड़ाई बना रही है, अब सरकार इसे अपनी ईगो की लड़ाई बना रही है, अब सरकार राजहट कर रही है। इसीलिए वो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। और हम तो एक बात कहते हैं, परमात्मा से एक निवेदन करते हैं कि इस सरकार को सद्बुद्धि दे। हम सुनते आए हैं अपने बुजुर्गों से कि जब किसी का विनाश होना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो हमें लगता है बीजेपी आरएसएस वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विनाश बहुत नज़दीक आ रहा है। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਲਾਲਚੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ BMN ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, ये पानी वाणी का आज के दिन कोई मुद्दा नहीं है। और देखिए, किसान सिर्फ हरियाणा पंजाब का नहीं, पूरे देश का किसान एक है। और अब किसान ये बात समझने लग गया है कि कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी पानी के नाम पे किस तरीके से किसान कौम को बांटा जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी वोट की राजनीति करने के लिए। अब ये इनकी चलेगी नहीं। और हम तो वहाँ बैठते हैं, हम देखते हैं सभी से, सबका इतना अच्छा भाईचारा है, एक दूसरे के लंगर में जाके खाना खाते हैं। किसी के गांव से दूध आ रहा है, किसी के गांव से दही आ रही है, किसी के गांव से लस्सी आ रही है, किसी के गांव से सब्जी आ रही है। यही नहीं पता कौन से गांव से आ रही है, ना हमें ये पता कि ये हिंदू के घर से आई है, सिख के घर से आई है, मुसलमान के घर से आई है, ईसाई के घर से आई है। हमें तो एक बात का पता है, ये किसान के घर से आई है। और ये उन लोगों के घर से आई है जो किसान हितैषी हैं, और जो सच्चे भारतीय हैं ये उन लोगों के घर से आई है। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज जो व्यक्ति इस आंदोलन के साथ नहीं खड़ा है, आज जो व्यक्ति इस आंदोलन का सहयोग नहीं कर रहा है, वो असल मायनों में देशद्रोही है। क्योंकि ये किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो रोटी खाता है, जो अनाज खाता है। मैं तो कहता हूँ ये मनुष्यों से आगे बढ़ के पशु और पक्षियों की भी लड़ाई है, क्योंकि खाने पे तो उनका भी अधिकार है। लेकिन ये मोदी सरकार क्या चाहती है, ये अनाज को, ये रोटी को, ये अमीर आदमियों के शोकेस की चीज़ बनाना चाहती है। लेकिन ये किसान ऐसा होने नहीं देंगे। पर अब आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है। पहले आंदोलन पंजाब हरियाणा में था, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया, फिर राजस्थान में गया, मध्य प्रदेश में गया, गुजरात में भी 4 और 5 तारीख को प्रोग्राम है, कलकत्ता में बहुत बड़ी सभाएं हुई, आपने देखी और दिखाई होंगी, कर्नाटक में भी बहुत बड़े प्रोग्राम हुए। तो पहले इस आंदोलन का एक्सपेंशन हुआ था, वर्टिकल एक्सपेंशन। अब ये आंदोलन हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड हो रहा है। सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी क्षेत्रों, सभी राज्यों के किसान इसमें एकजुट हो रहे हैं। अब देखिए पिछले, आप बेशक धरनों पर जाके देख लीजिए, पिछले 1-1.5 महीने में हमारा दलित भाईचारा बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि सरकार इन कानूनों के माध्यम से पीडीएस सिस्टम बंद करने जा रही है। एफसीआई के ऊपर कर्जा, जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, एफसीआई के ऊपर कर्जा मात्र 91,000 करोड़ रुपए का था। 2016-17 के नाम से, 2016-17 के बाद से मोदी सरकार ने हर साल बजट में एफसीआई को दी जाने वाली फूड सब्सिडी बंद कर दी। आज के दिन एफसीआई
नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जा लेने को मजबूर है और एफसीआई के ऊपर कर्जा हो गया 4,09,000 करोड़। अब एफसीआई को बेचने की तैयारी की जा रही है। ये किसी भी सरकारी कंपनी को बेचने से पहले क्या करती है सरकार? पहले उसको घाटे में दिखाएगी, उसके ऊपर कर्जा दिखाएगी और फिर उसको बेच देगी। तो दलित भाईचारा ये बात समझ रहा है कि ये एफसीआई खत्म हो गया तो ना तो किसान की अनाज की खरीदी होगी और ना ही 2 रुपये किलो के अनुसार अनाज मिलेगा। तो सभी धर्म, सभी जातियों के लोग जुड़ रहे हैं और जितना आंदोलन लंबा चलेगा उतना ही बड़ा जन आंदोलन बनेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे पंजाब के, मैं खासकर हरियाणा और पंजाब के कलाकारों का बहुत धन्यवाद दी हूँ। हमने तो खड़ा किया आंदोलन, हमारे किसान नेताओं ने खड़ा किया आंदोलन, लेकिन उसको जन आंदोलन बनाया कलाकार भाइयों ने। आज एक 5-6 साल के बच्चे की जुबान पे भी किसान एकता जिंदाबाद है, बुजुर्ग की जुबान पे भी किसान एकता जिंदाबाद है, माताओं बहनों की जुबान पे भी किसान एकता जिंदाबाद है। और ये इन राजनेताओं के लिए खतरे की घंटी है। हमारी अगली पीढ़ी आंदोलन लड़ना सीख रही है। अब हमें इस बात का विश्वास हो गया कि कम से कम अगले 100 सालों तक कोई भी राजनीतिक लुटेरा यदि समाज को लूटने का प्रयास करेगा तो ये समाज उसका निश्चित तौर पे बढ़िया वाला इलाज करेगा। ਮਨੂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ये जीवन के आखिरी सांस तक रहेगा। ये हमेशा अगली पीढ़ियों वाले तक, अगली पीढ़ियों तक भी ये प्यार, ये मोहब्बत, ये भाईचारा जिंदा रहेगा। पूरे देश का भाईचारा बिल्कुल मजबूत हो गया है। अब किसान धर्म और जाति और क्षेत्र के बंधन से ऊपर उठ के भारत का किसान बन गया है। ना हम पहले हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना मुसलमान हैं। हम सबसे पहले भारत के किसान हैं, उसके बाद हमारी धर्म और जाति आती है। 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ? 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬਣਦਾ पूरे तरीके से बंद रहेगा। सभी राज्यों में बढ़िया तैयारी चल रही है। रेलवे ट्रैक बंद होंगे, रोड बंद होंगे, बाजार बंद होंगे। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे बाजार में, हम रिक्वेस्ट करेंगे और रिक्वेस्ट करके बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और सरकार के मुंह पे करारा तमाचा होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।